उस रईसजादे ने फूल नहीं खरीदे, बल्कि 5 लाख रुपए देकर मुझे एक ऐसी हवेली में ले गया जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। क्या मैं अपनी बहन की जान बचा पाऊंगी या खुद उस खौफनाक जाल का हिस्सा बन जाऊंगी? दिल्ली की वो दिसंबर वाली सर्द रात किसी बेरहम जल्लाद की तरह मीरा के जिस्म को चीर रही थी। कोहरा इतना घना था कि सामने की सड़क भी धुंधली नजर आ रही थी, मानो आसमान ने जमीन पर सफेद कफन ओढ़ा दिया हो। 21 साल की मीरा, जिसके चेहरे की रंगत भूख और बेबसी ने छीन ली थी, सड़क के बीचों बीच पागलों की तरह दौड़ रही थी। उसके एक हाथ में चंद मुरझाए हुए गुलाब थे और दूसरे हाथ में अपनी छोटी बहन पिंकी की वो मेडिकल रिपोर्ट, जिस पर उम्मीद की जगह अब मौत की तारीख लिखी थी। मीरा का अतीत किसी बुरे सपने जैसा था। 5 साल पहले एक बस हादसे ने उसके हंसते खेलते माता पिता को छीन लिया था। तब से इस पत्थर के शहर में मीरा और उसकी 8 साल की बहन पिंकी ही एक दूसरे का सहारा थे। मीरा ने अपनी आंखों के सपनों को तिलांजलि देकर सड़कों पर फूल बेचना शुरू किया ताकि वो पिंकी को पठा सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिंकी के दिल में छेद था और डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अगर सुबह होने से पहले ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये छोटी सी जान हमेशा के लिए सो जाएगी। मीरा ने एक तेज रफ्तार सफेद कार को रोकने की कोशिश की, पर ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और उसे गाली देते हुए निकल गया। मीरा घुटनों के बल सड़क पर गिर पड़ी और चीख उठी, ओ साहब, रुकिए, खुदा के लिए रुक जाइए। मेरी बहन आखिरी सांसें ले रही है, बस थोड़े से पैसे दे दीजिए, मैं पूरी उम्र आपकी गुलामी करूंगी। तभी उस सघन कोहरे को चीरती हुई 2 बेहद चमकदार हेडलाइट्स मीरा की आंखों में चुभी। एक बेहद महंगी और चमचमाती काली कार मीरा के ठीक सामने आकर रुकी। उसके टायर सड़क पर रगड़ खाते हुए किसी घायल जानवर की तरह चीख उठे। कार के शीशे पूरी तरह काले थे, जिनमें मीरा को अपनी ही डरी हुई परछाई नजर आ रही थी। धीरे धीरे कार का शीशा नीचे उतरा और अंदर से सिगार के धुएं के साथ एक ऐसी ठंडी और भारी आवाज आई जिसने मीरा की रीढ़ की हड्डी में सहरन पैदा कर दी। अंदर मिस्टर विक्रम खुराना बैठे थे, जिनके चेहरे पर एक अजीब सा रहस्यमयी सन्नाटा था। उन्होंने बिना मीरा की तरफ देखे पूछा, इतनी रात को सड़क पर अपनी जान देने का इरादा है या किसी की जान लेने का? मीरा फूट फूट कर रोने लगी और अपनी पूरी कहानी बयां कर दी। विक्रम ने पहली बार अपनी बर्फीली आंखों से मीरा की तरफ देखा और उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे निहारा जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि बाजार में बिकाऊ कोई सामान हो। फिर उन्होंने अपनी सीट के पास रखा एक मोटा भूरा लिफाफा बाहर निकाला। इसमें 5 लाख रुपए हैं, तुम्हारी जरूरत से कहीं ज्यादा। मीरा की आंखों में उम्मीद की बिजली कौंधी, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, विक्रम ने लिफाफा पीछे खींच लिया। इतनी जल्दी नहीं लड़की, खुराना के हाथों से मौत भी मुफ्त नहीं मिलती। ये तो फिर भी दौलत है। मेरी एक शर्त है। मीरा सहम गई, साहब, मैं गरीब जरूर हूं, पर मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगी। विक्रम ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, बुरा काम? अपनी औकात से ज्यादा सोच रही हो तुम। मुझे तुम्हारे जिस्म में नहीं, तुम्हारी इस शक्ल में दिलचस्पी है। तुम हूबहू मेरी उस मंगेतर अंजलि जैसी दिखती हो, जो शादी से ठीक पहले मुझे और मेरी अरबों की जायदाद को ठुकरा कर भाग गई। मेरी मां बिस्तर पर आखिरी सांसें गिन रही है और उनकी बस एक आखिरी ख्वाहिश है, अपनी बहू का चेहरा देखना। तुम्हें बस एक रात के लिए अंजलि बनकर मेरे साथ मेरी हवेली चलना होगा। अगर तुमने मेरी मां को यकीन दिला दिया कि तुम अंजलि हो, तो ये पैसे और तुम्हारी बहन का इलाज दोनों मेरी जिम्मेदारी। मीरा के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो उस अजनबी के साथ जाए जिसका चेहरा किसी राज की तरह था, या फिर सुबह अपनी बहन की लाश देखे। उसने कांपते हाथों से लिफाफा थाम लिया। जैसे ही मीरा कार के अंदर बैठी, उसे एक अजीब सी गंध आई, पुरानी दवाओं और सड़े हुए फूलों का एक ऐसा मिश्रण जो मौत की गंध जैसा था। कार शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक सुनसान इलाके की ओर बढ़ने लगी,
जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने रास्ता घेर रखा था। अचानक एक विशाल काली लोहे की गेट के सामने कार रुकी, जो खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गई। सामने एक पुरानी और भव्य हवेली खड़ी थी, जिसकी हर खिड़की काली थी, मानो कोई अंदर से झांक रहा हो। विक्रम ने कार रोकते हुए कहा, उतरो, तुम्हारी नई जिंदगी की पहली और शायद आखिरी रात शुरू हो चुकी है। मीरा कार से उतरी तो उसे लगा जैसे हवेली की दीवारों से किसी के सिसकने की आवाज आ रही है। सन्नाटा इतना गहरा था कि मीरा की अपनी धड़कनें उसे सुनाई दे रही थी। विक्रम ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अंदर ले जाते हुए धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, याद रखना मीरा, अब तुम अंजलि हो, और इस हवेली में जो तुम देखोगी या सुनोगी वो कभी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहां दीवारें भी सुनती हैं और गलतियां करने वालों को ये घर कभी बाहर जाने का रास्ता नहीं देता। जैसे ही मीरा ने हवेली के भीतर अपना पहला कदम रखा, पीछे का भारी दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। सामने के विशाल हॉल में टंगे एक पुराने शीशे में मीरा ने अपनी शक्ल देखी, पर उसे अपनी जगह किसी और का साया नजर आया। उसी पल ऊपर की मंजिल से एक चीख सुनाई दी और विक्रम के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। मीरा समझ गई थी कि वो अपनी बहन की जान बचाने के चक्कर में खुद एक ऐसी काली कोठरी में कदम रख चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन है। हवेली के उस विशाल कमरे में दवाइयों की तीखी गंध और भारी सन्नाटे के बीच मीरा का दम घुट रहा था। पलंग पर एक बेहद कमजोर औरत लेटी हुई थी, जिनकी आंखों में जिंदगी की लौ बस बुझने ही वाली थी। विक्रम ने मीरा का हाथ बड़े अधिकार से थाम रखा था और उनकी ओर इशारा करते हुए बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, देखो मां, मैं आपकी अंजलि को ले आया। मीरा ने जब उस औरत की आंखों में देखा तो उसे ममता नहीं, बल्कि दहला देने वाला खौफ नजर आया। विक्रम ने मीरा के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए उसे आगाह किया कि वो एक भी शब्द न बोले और बस अंजलि होने का नाटक करे। लेकिन जैसे ही विक्रम एक नर्स को बुलाने के लिए कमरे से बाहर निकला, पलंग पर लेटी सावित्री देवी ने पूरी ताकत जुटाकर मीरा की कलाई पकड़ ली। उनकी पकड़ में एक अजीब सी तड़प थी। उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और बेहद कमजोर आवाज में मीरा के कान के पास कहा, भाग जाओ बेटी, वो तुम्हें मार डालेगा। मैं उसकी मां नहीं हूं, मैं अंजलि की अभागन मां हूं। मीरा का खून सफेद पड़ गया। यह सुनकर उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हुआ। जिसे विक्रम अपनी मां बता रहा था, वो दरअसल उसकी सास थी। दिमाग के किसी कोने में सवाल कौंधने लगे, विक्रम ये झूठ क्यों बोल रहा था? तभी मीरा की नजर कमरे के कोने में लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसमें एक बेहद खूबसूरत लड़की, अंजलि, मुस्कुरा रही थी और उसके बगल में विक्रम खड़ा था। ये अंजलि और विक्रम की शादी की तस्वीर थी। अंजलि एक बहुत बड़े रईस खानदान की इकलौती वारिस थी। विक्रम ने उससे प्यार का स्वांग रचाकर शादी की थी। शुरुआत में सब कुछ किसी परियों की कहानी जैसा था, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद विक्रम का असली और वहशी चेहरा सामने आने लगा। वो अंजलि से प्यार नहीं, बल्कि उसके पिता की अकूत संपत्ति और बिजनेस साम्राज्य से नफरत भरी मोहब्बत करता था। उसने अंजलि को समाज से काट दिया, उसे इस हवेली में कैद कर लिया और धीरे धीरे उसे मानसिक रूप से तोड़ना शुरू कर दिया, ताकि वो सारी प्रॉपर्टी विक्रम के नाम कर दे। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मीरा को इशारे से बताया कि अंजलि ने कभी हार नहीं मानी थी। और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। विक्रम ने दुनिया को बताया कि अंजलि उसे छोड़कर भाग गई है, लेकिन सावित्री देवी का दिल जानता था कि विक्रम ने उसके साथ कुछ बहुत बुरा किया है। इसी दौरान सावित्री देवी को लकवा मार गया और विक्रम ने उन्हें अपनी मां बताकर इस कमरे में कैद कर दिया, ताकि वह किसी को सच न बता सके। मीरा को समझ आने लगा कि विक्रम अंजलि को नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि वो एक ऐसी मोहरे की तलाश में था जो अंजलि बनकर प्रॉपर्टी के कागजात पर दस्तखत कर सके।
मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा कि शायद अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अगर वो जिंदा होती तो विक्रम उसे वापस लाने के लिए 5 लाख रुपयों का खेल न खेलता। अचानक कमरे का दरवाजा चरमराते हुए खुला और विक्रम अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही डरावनी और रहस्यमयी मुस्कान थी। मां को आराम करने दो अंजलि, तुम्हें अपनी पुरानी यादें ताजा करनी चाहिए, विक्रम ने मीरा का कंधा दबाते हुए कहा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मीरा को दर्द होने लगा, लेकिन वो अब सिर्फ डर नहीं रही थी। वो अपनी बहन पिंकी की खातिर अब इस खेल की गहराई को समझने की कोशिश कर रही थी। विक्रम उसे नीचे ले जाने लगा, लेकिन गलियारे से गुजरते वक्त मीरा की नजर एक बंद लोहे के दरवाजे पर पड़ी, जहां से बहुत मध्यम सी सिसकियों की आवाज आ रही थी। विक्रम ने मीरा को डाइनिंग टेबल पर बिठाया और उसके सामने अंजलि के गहने रख दिए। इन्हें पहनो, कल सुबह हमें वकील से मिलना है। मीरा ने कांपते हाथों से एक हार उठाया, लेकिन उसकी नजर हार के पीछे खुदे एक छोटे से निशान पर पड़ी। वहां ताजा खून का एक सूखा हुआ धब्बा था। मीरा ने ऊपर देखा तो पाया कि विक्रम उसे बहुत गौर से देख रहा था, जैसे वो मीरा के दिमाग को पथ रहा हो। तभी बाहर जोरदार बिजली कड़की और एक पल के लिए रोशनी चली गई। उसी अंधेरे में मीरा को महसूस हुआ कि कोई उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमाकर गायब हो गया। जब रोशनी आई तो मीरा ने छुपकर वो कागज देखा। उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, वो नीचे बेसमेंट में है, उसे बचा लो। मीरा की रूह कांप उठी। क्या अंजलि अभी भी जिंदा है, या फिर बेसमेंट में कोई और खौफनाक राज दफन है? अगली सुबह जब सूरज की धुंधली किरणें हवेली की खिड़कियों से छनकर अंदर आई, तो मीरा एक बदली हुई लड़की थी। उसे समझ आ गया था कि इस मौत के खेल में अगर उसे और पिंकी को जिंदा बचना है तो उसे डरना छोड़कर एक मंझी हुई अदाकारा बनना होगा। उसने अंजलि के अलमारी से एक महंगी रेशमी साड़ी निकाली, माथे पर बड़ी सी बिंदी सजाई और अपने चेहरे पर वही आत्मविश्वास ओढ़ लिया जो कभी अंजलि की पहचान था। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो विक्रम खुराना हॉल में खड़ा सिगार पी रहा था। मीरा को अंजलि के अंदाज में चलते देख उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी कौंधी, फिर एक शातिर चमक छा गई। मीरा ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, विक्रम, मां की तबीयत रात भर ठीक नहीं थी। क्या हम आज वकील से मिलने का समय थोड़ा आगे नहीं बढ़ा सकते? विक्रम उसकी ओर बढ़ा और उसके चेहरे को इतनी मजबूती से पकड़ा कि मीरा की सांसें अटक गई। उसने मीरा की आंखों में झांकते हुए ठंडे स्वर में कहा, नाटक अच्छा कर रही हो मीरा, लेकिन याद रखना, अंजलि कभी मुझसे सवाल नहीं करती थी। तुम यहां सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूंगा। हवेली का माहौल किसी श्मशान जैसा था। वहां काम करने वाले नौकर किसी जिंदा लाश की तरह बिना एक शब्द बोले इधर उधर घूमते थे। मीरा ने गौर किया कि जैसे ही विक्रम किसी कमरे में कदम रखता, नौकरों के हाथ कांपने लगते और वे अपनी नजरें जमीन पर गड़ा लेते। विक्रम का व्यवहार पल पल बदल रहा था। कभी वो मीरा के साथ एक प्रेमी की तरह पेश आता, तो कभी अचानक उसका लहजा इतना हिंसक हो जाता कि वो कमरे की चीजें तोड़ने लगता। दोपहर के वक्त जब मीरा डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। अस्पताल से डॉक्टर का फोन था। डॉक्टर की आवाज घबराहट से भरी थी। मीरा, पिंकी की हालत बिगड़ रही है, उसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। हमें अभी के अभी कुछ और पैसों की जरूरत है। मीरा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने विक्रम की ओर मदद की गुहार भरी नजरों से देखा, लेकिन विक्रम ने बड़े आराम से उसका फोन छीन लिया और स्विच ऑफ कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, काम पूरा होने से पहले कोई रुकावट नहीं मीरा। पिंकी की सांसें अब मेरे हाथ में है। अस्पताल की फिक्र छोड़ो और अपनी फाइल पर ध्यान दो। मीरा का दिल चीख रहा था, लेकिन वो जानती थी कि विक्रम के सामने कमजोरी दिखाना खुदकुशी जैसा होगा। शाम को जब विक्रम किसी काम से बाहर गया, तो मीरा को सावित्री देवी के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। वो तेजी से ऊपर पहुंची।
सावित्री देवी बेड से नीचे गिरने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मीरा ने उन्हें संभाला, उन्होंने कांपते हाथों से मीरा की हथेली में एक छोटी सी पीतल की चाबी थमा दी और दबी आवाज में फुसफुसाई, अलमारी के पीछे। असली सच वही दफन है। वक्त कम है बेटी, वो आने वाला है। सावित्री देवी की आंखों में जो बेबसी थी, उसने मीरा के इरादों को और मजबूत कर दिया। वो तुरंत विक्रम के स्टडी रूम की ओर भागी। दिल की धड़कनें तेज थी, हर आहट उसे डरा रही थी। स्टडी रूम की बड़ी सी बुकशेल्फ के पीछे एक छोटी तिजोरी जैसी जगह बनी थी। मीरा ने सावित्री देवी की दी हुई चाबी लगाई और वो खुल गई। अंदर से उसे एक पुरानी फाइल मिली, जिसमें अंजलि और विक्रम की शादी के समझौते के कागजात थे। लेकिन उन कागजात के बीच दबी एक धुंधली सी फोटो ने मीरा के होश उड़ा दिए। फोटो में अंजलि एक पुराने बेसमेंट के दरवाजे के सामने खड़ी थी और उसके पीछे दीवार पर खून से लिखा था, विक्रम, तुमने मुझे प्यार नहीं, मेरी मौत चुनी है। तभी अचानक मीरा को अपने पीछे किसी की भारी सांसों का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। मीरा ने फाइल सीने से लगाई ही थी कि उसे एहसास हुआ कि स्टडी रूम के फर्श के नीचे से कोई जोर जोर से फर्श को पीट रहा है, जैसे कोई नीचे से मदद के लिए पुकार रहा हो। क्या अंजलि अब भी इस घर के नीचे कहीं सड़ रही है, या विक्रम उसे अपनी अगली शिकार बनाने की तैयारी कर चुका है? हवेली की घड़ियां रात के 12 बजा रही थी। विक्रम अपनी किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए बाहर गया था और यही मीरा के पास आखिरी मौका था। सावित्री देवी के बताए इशारों पर चलते हुए मीरा ने स्टडी रूम के उस भारी कालीन को हटाया, जिसके नीचे एक गुप्त लकड़ी का दरवाजा छिपा था। जैसे ही उसने वो दरवाजा खोला, नीचे से आती सड़न और सीलन की बदबू ने उसका जी मिचला दिया। कांपते हाथों में टॉर्च थामे मीरा सीढ़ियों से नीचे उतरी। तहखाना इतना गहरा और अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी वहां के सन्नाटे को नहीं चीर पा रही थी। तभी उसे किसी के जंजीरों से बंधे होने की खड़खड़ाहट सुनाई दी। मीरा की टॉर्च की रोशनी जब एक कोने में पड़ी तो उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। सामने एक लोहे की कुर्सी पर एक लड़की बंधी हुई थी। बिखरे हुए बाल, शरीर पर जख्मों के निशान और आंखों में ऐसी बेबसी जिसे देख पत्थर का दिल भी पिघल जाए। वो हुबहू मीरा जैसी दिख रही थी। वो असली अंजलि थी। अंजलि ने जैसे ही रोशनी देखी, वो खौफ से कांपने लगी। विक्रम, प्लीज मुझे और मत मारो, मैं दस्तखत कर दूंगी, वो सिसकते हुए बुदबुदाई। मीरा ने दौड़कर उसका हाथ थामा और उसे यकीन दिलाया कि वो उसे बचाने आई है। मीरा की आवाज सुनकर अंजलि की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक जागी। उसने मीरा को बताया कि विक्रम ने उससे प्यार का नाटक सिर्फ उसके पिता की जायदाद हड़पने के लिए किया था। सावित्री देवी उसकी सगी मां है, जिन्हें विक्रम ने सिर्फ इसलिए जिंदा रखा है ताकि अंजलि टूटकर उनकी खातिर कागजात पर साइन कर दे। अंजलि ने रोते हुए खुलासा किया, मीरा, वो पागल है। उसने मुझे हफ्तों से यहां कैद कर रखा है ताकि दुनिया को लगे मैं भाग गई हूं, और अब वो तुम्हें मेरी जगह पेश करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। जैसे ही कागजात पर तुम्हारे साइन होंगे, वो हम तीनों को खत्म कर देगा। अंजलि की हालत देखकर मीरा का खून खौल उठा, लेकिन उसे पता था कि विक्रम वापस आने वाला है। अंजलि ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ा और एक खौफनाक योजना बताई। मीरा, उसे लगने दो कि तुम पूरी तरह उसके काबू में हो। कल जब वकील आएगा तो वो तुम्हें लाइब्रेरी के उस कोने में ले जाएगा जहां सीसीटीवी नहीं है। वहां मेज के नीचे एक छोटा सा गुप्त दराज है, जिसमें मेरे पिता की दी हुई असली वसीयत है, जो विक्रम कभी नहीं ढूंढ पाया। उस वसीयत में लिखा है कि अगर मेरी मौत संदिग्ध हालत में होती है तो सब कुछ ट्रस्ट को चला जाएगा। अंजलि ने मीरा को एक पुरानी रिकॉर्डिंग चिप थमाई, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से छिपा कर रखा था। इसमें विक्रम के जुर्म का एक बालिया बयान है। इसे लेकर भाग जाओ मीरा, अपनी और अपनी बहन की जान बचाओ। अभी मीरा
अंजलि की जंजीरें खोलने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक ऊपर का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। हवेली के सन्नाटे में विक्रम के भारी जूतों की धमक गूंजने लगी। मीरा का दिल बैठ गया। विक्रम वापस आ चुका था। उसने अपनी टॉर्च बंद की और अंधेरे में दुबक गई। ऊपर से विक्रम की ठंडी और डरावनी आवाज आई, अंजलि, डार्लिंग, मुझे पता है तुम यही कहीं हो। लुकाछिपी का खेल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हारने वाले को मैं बहुत दर्दनाक सजा देता हूं। मीरा ने देखा कि तहखाने की सीढ़ियों पर विक्रम की परछाई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसके हाथ में वही खंजर था जिसकी चमक मीरा ने रात के अंधेरे में देखी थी। अब मीरा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और सामने बैठी असली अंजलि ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। तहखाने की सीढ़ियों पर विक्रम के जूतों की धमक मीरा के दिल की धड़कन बनकर गूंज रही थी। मीरा ने फुर्ती से खुद को एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के पीछे छिपा लिया और अपनी सांसें रोक ली। विक्रम हाथ में शराब की बोतल लिए डगमगाते कदमों से नीचे आया। नशे की धुंध में उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। उसने जोर से हंसते हुए जंजीरों में जकड़ी असली अंजलि की ओर देखा और कहा, बस कुछ घंटों की बात है अंजलि। कल सुबह जैसे ही तुम्हारी हमशक्ल उन कागजात पर दस्तखत करेगी, तुम्हें इस अंधेरे से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। श्मशान की आजादी। विक्रम की आवाज में वहशीपन था। उसने अंजलि के चेहरे पर शराब की कुछ बूंदें फेंकी और लड़खड़ाता हुआ वापस ऊपर चला गया। उसे भनक तक नहीं लगी कि अंधेरे में दो आंखें उसकी मौत का जाल बुन रही है। विक्रम के जाते ही मीरा बाहर आई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अंगारे थे। उसने अंजलि से कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं, मेरा डर उसे हराएगा। दोनों ने मिलकर एक आखिरी योजना बनाई। अंजलि ने मीरा को वो रिकॉर्डिंग चिप और वसीयत का राज समझा दिया। मीरा ने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग मोड ऑन करके उसे अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लिया। वो दबे पांव ऊपर आई और सीधे विक्रम के बेडरूम में दाखिल हुई। वहां अंधेरा था, सिर्फ एक हल्की नीली रोशनी जल रही थी। विक्रम बिस्तर पर पड़ा और शराब पी रहा था। मीरा ने अपनी आवाज को अंजलि जैसा दर्दनाक और भारी बनाया और पुकारा, विक्रम, क्या सच में तुम मुझे मार दोगे? विक्रम चौंक कर खड़ा हुआ। नशे के कारण उसे सामने खड़ी मीरा, असली अंजलि ही नजर आ रही थी। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, तुम बाहर कैसे आई? मीरा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर अभिनय शुरू किया। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तो तुमसे प्यार किया था, फिर इस जायदाद के लिए अपनी पत्नी को ही जिंदा दफन कर दिया। विक्रम नशे और अहंकार के चरम पर था। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, प्यार गरीबों का शौक होता है अंजलि। मुझे तो सिर्फ खुराना साम्राज्य का बेताज बादशाह बनना था। हां, मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया। हां, मैंने तुम्हारी मां को अपाहिज बनाया। और हां, मैंने ही तुम्हें उस तहखाने में सड़ने के लिए छोड़ा। कल तुम्हारी हमशक्ल के साइन होते ही मैं तुम्हें और उसे दोनों को खत्म कर दूंगा। कोई सबूत नहीं बचेगा। विक्रम का एक एक शब्द मीरा के फोन में रिकॉर्ड हो रहा था। तभी मीरा की आवाज बदल गई। वो ठंडी और कड़क आवाज में बोली, सबूत तो अब पूरी दुनिया के पास है मिस्टर खुराना। उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। विक्रम के होश उड़ गए। उसने झपट्टा मारकर फोन छीनना चाहा, लेकिन तभी कमरे की सारी लाइटें जल उठीं। सामने से सावित्री देवी अपनी व्हीलचेयर पर थी और उनके पीछे पुलिस की एक पूरी टीम खड़ी थी। विक्रम सक्का गया। ये सब झूठ है। ये लड़की अंजलि नहीं है। तभी अंधेरे गलियारे से असली अंजलि बाहर आई। वो कमजोर थी, पर उसके चेहरे पर बदले की आग थी। उसे देख विक्रम के हाथ से शराब की बोतल छूटकर चकनाचूर हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सावित्री देवी ने चीखते हुए कहा, आज तुम्हारी मां नहीं, एक शिकार तुम्हारी बर्बादी की गवाही देगी। पुलिस ने विक्रम को दबोच लिया। वो चीखता रहा,
धमकियां देता रहा, लेकिन कानून की बेड़ियों ने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। अगली सुबह का सूरज मीरा के लिए एक नई जिंदगी लेकर आया। विक्रम की जायदाद से अंजलि ने तुरंत पिंकी के ऑपरेशन का सारा खर्च उठाया। ऑपरेशन सफल रहा और पिंकी की खिलखिलाहट ने मीरा के सारे जख्म भर दिए। मीरा जब उस हवेली से बाहर निकली तो उसके कंधे झुके हुए नहीं थे। उसने साबित कर दिया था कि एक साधारण फूल बेचने वाली लड़की भी अगर ठान ले तो बड़े से बड़े शैतान को घुटनों पर ला सकती है। अंजलि और सावित्री देवी ने मीरा को अपनी छोटी बहन मान लिया और मीरा अब महज एक बेबस लड़की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और जीत की एक मिसाल थी। कहानी का संदेश: परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो और दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, लेकिन अगर आपके पास सही सूझबूझ, अटूट हिम्मत और सच्चाई की ताकत है तो आप दुनिया के सबसे बड़े अंधेरे को भी मात दे सकते हैं। याद रखिए, बुराई चाहे कितनी भी ऊंची मीनार बना ले, जीत हमेशा सच्चाई और हौसले की ही होती है।